हेलो एवरीवन, मैं संगीता गुसाई हमेशा की तरह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। शुरू करने से पहले मेक श्योर कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बगल में घंटी का जो आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आप नए जो वीडियो आएंगे उनसे अपडेट रहें। तो आते हैं फिर युग्मक जनन पर। युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। युग्मक आपको पता है, जनन कोशिकाओं को हम युग्मक कहते हैं और जनन का अर्थ होता है निर्माण होना, यानी कि जनन कोशिकाओं का निर्माण होना। इसी तरह से गैमेटोजेनेसिस के लिए गैमीट्स माने होता है सेक्स सेल, जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट अलग अलग होते हैं, और जेनेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म या फिर बनना। मानव नर में जो युग्मक होता है उसे हम शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं, जिसका निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, वृषण कह लो या टेस्टिस कह लो। इसी प्रकार जो मादा युग्मक है उसे हम अंडाणु या ओवा कहते हैं और इसका निर्माण अंडाशय या ओवरी में होता है। ओवरी और टेस्टिस का हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं, इसके लिए आप इससे पहले के वीडियो देख सकते हैं। युग्मक जनन, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं, इसीलिए ये दो प्रकार का होता है। एक होता है शुक्राणु जनन या जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और दूसरा होता है अंडाणु जनन या oogenesis जिसे हम बोलते हैं। शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस नर युग्मक का वृषण में बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, और इसके विपरीत अंड का यानी मादा युग्मक का अंडाशय में निर्माण ही अंडाणु जनन कहलाता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अंडाणु मने अंड और जनन मने निर्माण, अंडाणुओं का बनना। अब जो शुक्राणु जनन है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी दो क्रियाओं में या दो अवस्थाओं में संपन्न होती है। पहला शुक्राणु पूर्वी का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और दूसरा शुक्राणु जनन या जिसे हम शुक्र कायांतरण भी कहते हैं। ये अंतिम प्रावस्था होती है शुक्राणु कायांतरण, जिसके फलस्वरूप हमें स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु प्राप्त होते हैं। अब फिर से हम पहली प्रावस्था में आते हैं, शुक्राणु पूर्वी यानी स्पर्मेटोज का निर्माण। ये भी फिर 3 प्रावस्थाओं में पूरी होती है। आप ध्यान से जरा सुनिए। नंबर 1 गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन, यानी इसमें जो कोशिका होती है नर युग्मक की वो बार बार गुणित होती है। दूसरी है वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज जिसे हम कहते हैं, इसमें कोशिका वृद्धि करती है। और तीसरा है परिपक्व प्रावस्था, जिसमें कि जो कोशिका होती है जनन कोशिका वो पूरे नर युग्मक में कायांतरित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का निर्माण वृषण के किस भाग में होता है, इसे समझने के लिए हम पुनः वृषण का एक चित्र बनाएंगे। तो ये मानव वृषण का अनुप्रस्थ काट है। इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब जैसी नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इसकी डिटेल संरचना इससे पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर बारीक नलिकाकार पाइप जैसी संरचना होती हैं जिन्हें हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्र जनन नलिका कहते हैं। यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं जो इनका शुक्राणु निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आगे एक साथ मिलकर के एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं जिसे हम रेती टेस्टिस भी कहते हैं, और यही रेती टेस्टिस जो है वो सारे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उन्हें एपिडिडाइमिस में खोलती है। यदि हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, इसकी अनुप्रस्थ काट काट के, तो हमें ये बड़े रूप में दिखाई देती है। तो यदि हम देखें तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं,
और ये बिल्कुल पाइप जैसी संरचना होती है, इसलिए ये राउंडेड दिखाई देते हैं। तो आइए समझ लेते हैं। इसके अंदर जो खाली स्थान होता है इसे हम ल्यूमेन कहते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर शुक्राणु बनने के बाद एकत्र होते हैं। इसके चारों तरफ दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो जो मैं आपको रेड कलर की दिखा रही हूँ, इसे हम कहते हैं मेल जर्मिनल सेल, या फिर इन्हें स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ नहीं, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर हिंदी में से कहेंगे शुक्राणु जनन कोशिकाएं। इन्हीं के बीच में ये लंबी संरचनाएं होती हैं, ये लंबी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम सर्टोली की कोशिका या सर्टोली सेल कहते हैं, जिन्हें मैंने पिंक कलर में दिखाया है। सर्टोली सेल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, वो आगे आप जब हार्मोन का नियंत्रण पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो मेल जर्मिनल सेल है उसकी पूरी लेयर के बाहर अनेकों कोशिकाएं होती हैं, और इनमें से जो राउंडेड कोशिकाएं हैं इन्हें हम लेडिंग सेल या लेडिंग कोशिकाएं कहते हैं। इसी के बीच बीच में ये रक्त वाहिनियाँ होती हैं जिनमें लगातार रक्त बहता रहता है, और बाकी के जो हार्मोन हैं इन्हीं से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर मैं लिखना भूल गई थी, ये जो जर्मिनल सेल होती हैं इनसे बनी हुई पूरी परत को हम जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला कहते हैं। जनन उपकला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी की कोशिकाएं, ये जो जर्मिनल सेल होती हैं, यही आगे चल कर के जो शुक्राणु हैं उनका निर्माण करती हैं। तो ये पूरी संरचना जो थी वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की थी। अब यदि हम इन जर्मिनल सेल, यानी जो ये मेल जर्मिनल सेल है, इसका विस्तृत रूप देखते हैं और ये कैसे आगे चल कर के शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा, और एक फ्लो चार्ट के आधार से मैं आपको समझाऊंगी कि ये आगे प्रोसेस जो है वो कैसे चलती है। जनन उपकला की कुछ कोशिकाएं, जिन्हें हम आदि जनन कोशिकाएं या प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं, इनमें आगे विभाजन प्रारंभ हो जाता है। तो ये विभाजन साधारण होता है, इसलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो समान ही होती है। माइटोटिक डिवीज़न होता है जिसे हम सूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो अभी भी गुणसूत्रों की संख्या इसमें 46 यानी 2n ही होती है। इसी तरह से अगेन फिर ये कोशिकाएं 2 बार और 3 बार, लगभग 2-3 बार जो हैं वो विभाजन करती हैं, और हमें जो प्राप्त कोशिकाएं हैं उन सभी में अभी भी गुणसूत्र 2n यानी 46 ही हैं। ये बड़े ध्यान देने वाली बात है। इन कोशिकाओं को हम शुक्राणुजन और या फिर स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया हैं, इन्हीं से आगे शुक्राणु का निर्माण होता है, लेकिन ये सभी कोशिकाएं आगे शुक्राणु नहीं बनाती। इनमें से कुछ कोशिकाएं जो हैं वो वृद्धि करती हैं। ये पूरे प्रावस्था का जो है वो वृद्धि फेज़ है या वृद्धि प्रावस्था है, और इनमें से कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सेल बनाती हैं, यानी जिससे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है उसका निर्माण भी होता रहे। ये जो अब बड़ी सेल है इसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। ये वृद्धि करके लगभग अपने साइज़ की दुगना हो जाती है, और अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। तो अब आपको पता है कि मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ध्यान देने वाली बात है, वृद्धि प्रावस्था के बाद ही जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कम होती है या आधी होती है, जिसे मियोसिस के द्वारा, ठीक है। तो अब आपको जो कोशिकाएं प्राप्त हुई हैं वो NN यानी कि 23 हैं, 23 गुणसूत्र जिसमें हैं। तो फर्स्ट फेज़ में N हो गया और सेकंड फेज़ में भी NN हो गया है। ध्यान देने वाली बात है कि मियोसिस सेकंड फेज़ में गुणसूत्र एज इट इज़ रहते हैं। तो आप ये मत कहिएगा कि 23 का भी आधा हो जाएगा, नहीं, ठीक है। और इन कोशिकाओं को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, और जो लास्ट में हमें प्राप्त हुए हैं इन्हें हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। तो ये हमारी
फर्स्ट जो फेज़ है ये कंप्लीट हो गई है, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। ठीक है, याद रखिएगा, शुक्राणु पूर्वी जो है वो अचल होते हैं, यानी कि ये गमन या गति नहीं कर सकते। आगे चल कर के ये कोशिकाएं और ज़्यादा पोषित होती हैं और स्पर्मेटोजोआ बनाती हैं, क्योंकि इसमें अब पूंछ जैसी संरचना आ जाती है और जिससे कि ये चल कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अब यदि आपको याद हो तो हमने सबसे पहले चैप्टर्स के शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो 2 बड़ी अवस्थाओं में पूरा होता है। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, यानी कि जहाँ तक शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है, ठीक है, या जिन्हें हम स्पर्मेटिड्स भी कहते हैं। तो ये प्रावस्था पहली प्रावस्था है। और जो नीचे वाली है जहाँ पे हमें शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ मिलते हैं, इस प्रावस्था को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु कायांतरण, जहाँ पे शुक्राणु का असल में एक्चुअल में निर्माण होता है। अब जो पहले वाली जो प्रावस्था है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ये भी 3 प्रावस्थाओं में पूरी हुई है। सबसे पहले वाली गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें लगातार गुणन होता रहता है और स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। स्पर्मेटोगोनिया आगे चल करके वृद्धि करता है, तो ये कौन सी हो गई, ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, जिसके फलस्वरूप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, परिपक्व अवस्था या मैच्यूरेशन फेज, जब पूरी तरह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स में बदलता है और फिर स्पर्मेटिड शुक्राणु में बदलता है। फाइनली आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा, और यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।